नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 26 जनवरी 2025। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन विल प्रिवेंट पॉलिसी पैरालिसिस सेज मुर्मू इन एड्रेस टू नेशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल हुए 75 ईयर हो चुके हैं। 76th ईयर की इवनिंग पे हमारी जो प्रेसिडेंट हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट किसके बारे में है? साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है। अब हो क्या रहा है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस अलग टाइम पे होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग टाइम पे होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैडम ने इसी चीज़ को यहाँ पे एम्फेसिस किया है। इसके साथ साथ मैडम ने ये कहा कि अब समय आ चुका है। जैसे पहले हमारे पास, आप देखेंगे, पहले हमारे पास ब्रिटिश लॉज होते थे। जैसे मैडम ने कहा इंडियन पेनल कोड होता था, सीआरपीसी होता था एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। इनको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। जब ये चेंज हो गए हैं तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है कि हमें अब इलेक्शंस को भी चेंज करना है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसी समय पे किसके इलेक्शन होंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। ऐसा किसने कहा है? मैडम ने कहा है। इसके साथ साथ मैडम फोकस करती हैं किसके ऊपर? इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक लेबर है, उसके पास घर नहीं है, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? कोई बात नहीं, हम उसको क्या करेंगे? फ्री हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फार्मर्स है, फार्मर्स को क्या देंगे? हम सब्सिडी देंगे, उनको हम क्या देंगे? एमएसपी देंगे। तो ये सब की पॉइंट्स हैं हमारे पास इस टॉपिक के अंदर। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर मेंस। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि 2025 का जो मेंस का पेपर होगा उसमें हो सकता है कि शायद इस टॉपिक से, साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या आ जाए? क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये बेसिकली में क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है वन नेशन वन इलेक्शन। एक नेशन है, एक ही इलेक्शन होगा। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे, स्टेट में जो इलेक्शंस होंगे, वो भी किसके साथ होंगे? पार्लियामेंट के साथ होंगे, ठीक है। अब ये क्या है? प्रपोजल है टू होल्ड पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज एट द सेम टाइम। तो जो इलेक्शंस होंगे वो क्या होंगे? सेम टाइम पे होंगे। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर इससे बेनिफिट क्या होगा? यही पॉइंट्स हमें क्या करने हैं? मेंस के पेपर में लिखने हैं। तो मेंस के पेपर में आप अननेसेसरी डाटा याद नहीं रख सकते, तो आपको करना क्या है? सीधी सी बात है कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिले होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शंस हुए। अब लोकसभा के इलेक्शन होते होते मेजोरिटी क्या करना है? प्रूफ करना है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये सब करते करते मान लीजिए सपोज करो 1 मंथ निकल गया, ठीक है। और ये जो इलेक्शन है, अब लोकसभा के इलेक्शन एक फेज में तो होते नहीं है, मल्टीपल फेजेस में होते हैं। तो ओवरऑल लोकसभा की जो इलेक्शन है इसको होने में, कंप्लीट होने में और न्यू प्राइम मिनिस्टर आने में मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले आचार संहिता लग जाती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 3 मंथ है, इतना समय लग जाता है, 3 मंथ का समय। अब उस समय पे क्या है, मतलब जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, ठीक है, आचार संहिता लग चुकी है, तो बहुत सारी जो पॉलिसी हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अब मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शंस हो गए हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, तो मान लीजिए अब गोवा में इलेक्शन पेंडिंग है, हरियाणा में इलेक्शन पेंडिंग है, ठीक है, कश्मीर में इलेक्शन पेंडिंग है, यूटी बन गया अब तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसा करने से प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन मेकिंग में क्या आता है? डिले आता है। तो ये एक पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें किसके बारे में? गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। तो एंश्योर स्मूथ एंड कंसिस्टेंट गवर्नेंस को क्या करता है? इंश्योर करता है। रिसोर्सेज को बचाता है। कॉस्ट कटिंग को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। जब स्टेट में इलेक्शंस अलग टाइम पे हो रहे हैं, सेंटर पे इलेक्शंस अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो ड्यूटी लगती है, ईवीएम आती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उसको हम सेव कर सकते हैं। अब मैडम ने एक बात और भी कही है कि जैसे हमारे पास जो ब्रिटिश लॉज थे पुराने वाले, वो कौन कौन से थे? अगर आपको याद हो, इंडियन पेनल कोड था, सीआरपीसी था, जिसको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब ये चेंज हो गए हैं, समय की ज़रूरत है, तो ये क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड अब क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता बन गया है। सीआरपीसी क्या बन गया है? भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बन गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है।
तो जब ये चेंज हो सकते हैं तो हमें क्या करना है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब हम यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे, अब हम जो ज़रूरी है अपने नेशन के लिए, जो ज़रूरी है उसके लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं जो रिलेटेड हैं किससे, गोल से। देखो, पहले हमारा जो फोकस होता था वो किस पे होता था, जस्टिस पे होता था, ठीक है, सॉरी, पनिशमेंट पे होता था, पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर किसी ने क्राइम किया है, पनिशमेंट। अब यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है, डिलीवरिंग जस्टिस पे है, ठीक है, नोट ऑन पनिशमेंट। आपने देखा होगा, अगर आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम देखेंगे तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आते हैं, लोअर जुडिशरी आती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स आते हैं स्टेट के, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है वो गिल्टी हो गया है बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा हाई कोर्ट में। वहाँ पे भी गिल्टी हो गया तो वो जा सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि जस्टिस को मिलने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें फोकस करना है जस्टिस पे, नॉट ऑन पनिशमेंट, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है मैडम ने। इसके अलावा मैडम ये भी कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स बनाने हैं टू टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स और चिल्ड्रन। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जिसको हमेशा कमज़ोर माना जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम आप देखें जो क्राइम्स होते हैं वो वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं और चिल्ड्रन के अगेंस्ट होते हैं। आप लेबर भी देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी कम अमाउंट दिया जाता है वुमेन्स को, और चिल्ड्रन लेबर आज की डेट में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो एंगेज होती है, इंडस्ट्रीज़ में एंगेज होती है, जैसे सीवा काशी में एंगेज होती है। जैसे जो बारूद होता है ना, पटाखा इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे बारूद फिल करने के लिए छोटे छोटे हाथों की जरूरत होती है, उंगलियों की जरूरत होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को वहाँ पे काम कराते हैं वहाँ से। अच्छा, मेक लॉज मोर सुटेबल फॉर इंडियाज़ नीड एंड ट्रेडिशंस, जो इंडिया की ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, फोकस करना है। ये कुछ हमारे पास की पॉइंट है। इसके साथ साथ मैडम ने एक बात और कही है, इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, अब ये जो पॉइंट मैडम ने बोला है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, ये पॉइंट आपका इकोनॉमी में भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से अलग पॉइंट आपको नोट करने हैं, आपके जो भी GS3 में इकोनॉमिक्स के जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं वहाँ पे लिख लो। जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी बेसिक फैसिलिटीज़, कैसे, हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल। आपने देखा भी होगा मोदी साहब ने अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की थी, है ना। अब स्टेट में भी है, स्टेट में भी क्या मिलेगा, हाउस मिलेंगे सभी को, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रोजेक्ट्स हैं। देखो, पानी मिलना चाहिए साफ, ठीक है, घर मिलना चाहिए, और सपोर्ट होगा किसको, फार्मर्स को। फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, मे बी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, मे बी गवर्नमेंट क्या करेगी, MSP प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और लेबर्स को भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अचीवमेंट्स क्या हैं हमारी, अब अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर में, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, और पॉवर्टी लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज़ हमारे पास हो गया है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट है किसके लिए, मेंस के लिए। तो अगर आपको मेंस के पेपर में लिखना है तो मैंने ये पॉइंट्स आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड लॉज हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है, जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में, ब्रिटिश एरा में जो लॉज होते थे उनमें क्या कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ब्रिटिश एरा से चलती आ रही हैं हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ फॉलो करेंगे, नहीं, अब हमें क्या करना है, उनको चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है अब वो किस पे होना चाहिए, डेवलपमेंट में होना चाहिए, ठीक है। फेयर ग्रोथ जो बेनिफिट करेगी किसको, सभी को। सस्टेनेबल ऑन इंक्लूसिव प्रोसेस, प्रोग्रेस फॉर द नेशन, सस्टेनेबल होना चाहिए और सबकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहला आर्टिकल है ये मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारे पास किसके लिए, मेंस प्रोस्पेक्टिव के लिए, ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सेकंड जो आर्टिकल है वो है इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेस पीस इन आसियान रीजन। ये भी पेज नंबर 1 पे दिया हुआ, मतलब जो जब आपका द हिंदू स्टार्ट होता है, अगर मैं ऐड को हटा दूँ तो फ्रंट जो पेज है वहाँ पर ये दिया हुआ है। अब जब मैंने पूरा का पूरा ये आर्टिकल पढ़ा तो उससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो किससे आ सकता है, आसियान से आ सकता है। अब ये आसियान है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आसियान की जब आप फुल फॉर्म देखोगे ना तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इनके कुछ फोकस एरिया भी रहेंगे, है ना। यानी कि कुछ कंट्रीज़ का ये क्या है, संगठन है। अच्छा, बना कब ये? अगर आप देखेंगे कब ये एस्टेब्लिश हुआ है, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडिंग मेंबर्स 1967 में कितने थे? 5 थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास कितनी कंट्री हैं? 10 कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। अब आप कहोगे सर क्या ये हमें याद रखने हैं? यस, द आंसर इज यस। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आसियान। अब आप बोलोगे कि सर याद कैसे रखना है? बहुत आसान है, देखिए। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, बिग कैट्स इन लव मेक मैनी प्रिटी स्मॉल ट्रॉपिकल वैकेशंस। बी से हो जाएगा ब्रुनाई, कैट से हो जाएगा कंबोडिया, इन से हो जाएगा इंडोनेशिया, लव से लाओस, एम से मलेशिया, फिर मैनी मतलब म्यांमार, प्रीटी से फिलीपींस, एस से सिंगापुर, ट्रॉपिकल से थाईलैंड, वैकेशन से वियतनाम। तो ये क्या करना है आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद यहाँ पे आसियान के कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपको मेंस के पेपर में लिखना हो तो हर किसी में ना कॉमन होता है। हमें करना क्या है? कॉपी पेस्ट करना है। क्या देखो, ऑब्जेक्टिव किसी का भी आपको लिखना है, क्या करना है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पहली बात। सोशल प्रोग्रेस, दूसरी बात। कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। देखो, आसियान हो या फिर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो इसी पे होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस होता है, सोशल प्रोग्रेस पे फोकस होता है, कल्चरल डेवलपमेंट में क्या होता है? फोकस होता है। और चाहिए क्या? हमें चाहिए पीस और स्टेबिलिटी। उसके लिए हम क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। और ये जो जितनी भी स्टेट्स होंगी हमारे पास, साउथ ईस्टर्न एशिया की जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास जो इसकी मेंबर्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए? पीस होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फाइन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कुछ एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। टेक्निकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। उसके लिए ये AFTA है, आसियान फ्री ट्रेड एरिया। यानी कि इस एरिया में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा हमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी चाहिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनिमेशंस भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें मेनली फोकस करना है किस पे? कल्चरल और सोशल कोऑपरेशन पे। ताकि अब ये ऐसे होगा क्यों? क्योंकि एक कंट्री का अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो हम क्या करेंगे? उसको दूसरी कंट्री में भी क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। टूरिज्म को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये हमारे कुछ की एरियाज़ हैं किसके? कॉपरेशन के। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जैसे चार्टर्स हैं, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, AEC, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेंस के पेपर में अगर ये तभी जरूरत पड़ेगी जब आसियान के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखोगे ना, तो रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी कंट्री हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, जो जो 10 कंट्री यहाँ पे हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छे से काम कर रही हैं। फोकसेस ऑन कलेक्टिव स्ट्रेंथ वाइल रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ इंडिविजुअल नेशन। तो ऐसा नहीं है कि किसी की कंट्री की सोवरेनिटी को क्या कर रहे हैं? हर्ट कर रहे हैं। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर क्या बता सकते हैं कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिया क्या है? सोवरेन कंट्री है। कैसे? क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में कोई भी अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर बाहर की किसी कंट्री का फोर्स नहीं होता है। मतलब इंडिविजुअली अपनी सोच के साथ वो क्या कर सकते हैं? वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री क्या है यहाँ पे? सोवरेन है। तो मेंस के एस्पेक्ट से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, 10 कंट्री हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। ब्रुनाई है हमारे पास, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है,
थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है, 5 मेंबर्स पहले फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके बाद 5 और आ गए। ये एक सक्सेसफुल आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे अब हम आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप देख पा रहे हैं कि ट्रंप साहब ने 20 तारीख को शपथ ले ली थी यूएस प्रेसिडेंट के फॉर्म में, और जैसे ही वो 20 तारीख को प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, वो विड्रॉ हो जाते हैं कहाँ से, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 से। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो यूएस पहली बार विड्रॉ हुआ था क्लाइमेट एग्रीमेंट से 2001 में। उस समय पे प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज बुश थे। ठीक है, वो क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जिट हो गए थे 2001 में, अडॉप्ट किया गया था उसको 1997 में। अब ये जब मैंने पूरा का पूरा जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, इससे क्या क्या चीज़ समझ में आती है, इससे एक चीज़ समझ में आती है। देखो, अब कोई भी प्रोजेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज हमने सेटअप की हुई हैं, हम कोल बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कोयले के जलने से जो धुआं होता है उससे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, ये कह रहे हैं, इंडिया वालों को बोल रहे हैं, चाइना वालों को बोल रहे हैं कि भाई आप जो है कोल बेस्ड प्रोडक्शन को कम करो। ठीक है, अरे भाई अमेरिका तो पहले कर चुका है ना, मतलब आप लोग तो पैसा कमा चुके हैं पहले इंडस्ट्री से। आप लोगों में के वहाँ तो, आप तो डेवलप कंट्री है ना, आप लोगों ने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका था भाई। इंडिया तो अभी कर रही है ना, तो हम कब से क्लाइमेट के बारे में जिम्मेदार हो गए। और अगर ये यूएसए भी अगर मान लीजिए इसके अंदर रहता, तो यूएसए को के ऊपर भी क्या होता है, बाइंडिंग होता है कि भाई आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में ध्यान रखना है और आपको इतना इतना जो कार्बन एमिशन है वो क्या करना है, कम करना है। तो यूएसए क्यों करेगा, बड़ा भाई है, वो डोमिनेट करता है सबको, तो वो क्या कर देता है, मतलब उसकी एक हैबिट है, वो क्या करेगा, इस एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा। रीजन क्या देगा कि इंडस्ट्रीज जो होंगी अमेरिका की वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास हर्ट हो जाएंगी, इसके बारे में वो हमेशा देता है। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो देखिए, US has occasionally exited or distanced itself from international climate agreements due to a combination of political, economic and ideology reason। हमेशा से रहा है भाई, अगर वो इसका पार्ट रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एमिशन कम करना पड़ेगा। एमिशन कम करोगे तो क्या होगा, जॉब के ऊपर भी क्या होगा, फोकस पड़ेगा। तो यूएसए क्या कहता है, यूएसए कहता है कि भाई देखो, हमारे कुछ इकोनॉमिक कंसर्न है। क्या इकोनॉमिक कंसर्न है, इम्पैक्ट होता है कॉम्पिटिटिवनेस पे। कैसे, जैसे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स है, कोल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, अब वहाँ पे तो कोयला तो यूज़ हो गई ना, कोई कोयल बेस्ड प्रोडक्शन है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। अब यूएसए की हमेशा से क्या है, आदत रही है निकलने की। जैसे यूएसए विड्रॉ फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वो उससे अलग हो गया था। अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, हार्म करेगा। तो एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है इकोनॉमिक कंसर्न, कि यूएसए क्या बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है भाई हमारे इकोनॉमिक कंसर्न है, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, परसीव्ड इनइक्वालिटी। भाई इनइक्वालिटी तो, इनइक्वालिटी कहाँ से होगी, मतलब आप तो पहले प्रोडक्शन कर चुके हैं ना, आप तो डेवलप कंट्री हैं, तो अब यहाँ पे मतलब कहाँ से इनइक्वालिटी की बात आ गई। तो यूएसए क्या कहता है, यूएसए आर्ग्यू दैट एमर्जिंग इकोनॉमी शुड टेक ऑन ग्रेटर कमिटमेंट सिंस दे आर नाउ अमंग द लार्जेस्ट एमिटर। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यहाँ पे, ये एक हमारे पास पॉइंट हो सकता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गया हमारे पास, परसीव्ड इनइक्वालिटी हो गया हमारे पास, और ये जो मैंने इकोनॉमिक कंसर्न आपको बताया। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पे क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टीसान डिवीजन की, देखो इंडियन पॉलिटी में एक वर्ड आता है पार्टीसान, अगर आपने नाम सुना हो, पार्टीसान पॉलिटिक्स। पार्टीसान पॉलिटिक्स, जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में लोकसभा का जो हेड होता है, कौन है, लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, कौन है स्पीकर, ओम बिरला। देखोगे ये बेसिकली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। तो क्या ये बीजेपी से रिजाइन देते हैं, ना ना ना, ये बीजेपी से रिजाइन नहीं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टीसान पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब ये, मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे, बीजेपी की जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग होगी उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या है, पार्टीसान डिविजन्स हैं। डिविजन्स का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज इज ऑफन ए पॉलिटिकली पोलराइज इशू इन द यूएस। तो इसको हमेशा पॉलिटिकली देखा जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, टेंड टू सपोर्ट मल्टीलेटरल क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड स्ट्रिक्टर एनवायरमेंट रेगुलेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रेगुलेशंस हमारे पास आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए की हमेशा से आदत रही है, तो यूएसए जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से भी विड्रॉ हो गया था
अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन 2017, उन्होंने क्या कहा था, क्लेमिंग इट वाज अनफेयर टू द यूएस इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग मिनिमल बेनिफिट टू द ग्लोबल टेम्परेचर रिडक्शन। तो हर कंट्री क्या देखती है, अपना अपना बेनिफिट देखती है। वैसे तो सब कहते हैं, मतलब जितनी भी कंट्रीज है वो एक साथ बैठेंगे और वो बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन करता कौन है? अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने लग गए तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रेफरेंस फॉर नेशनल सोवरेनिटी, ये आप पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लैक लैक ऑफ बाइंडिंग एनफोर्समेंट। ठीक है। अब बाइंड थोड़ा ना होता कि भाई आपको इतना करना ही करना है। ठीक है। बाइंड करोगे तो कोई कंट्री करेगी नहीं। ठीक है। प्रायोरिटीज़ क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स। ठीक है। सब एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस ऑफन थ्रो फॉसिल फ्यूल्स ओवर ए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल गोल। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। हम शॉर्ट टर्म में क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम क्या चाहते हैं, क्लाइमेट गोल चाहते हैं कि भाई 10 साल में हम इतना एमिशन कम कर देंगे, 15 साल में इतना कर देंगे, 20 साल में इतना कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब फोसिल फ्यूल की हमारे पास क्या है, लॉबीज है। अब बिना फोसिल फ्यूल के तो इंडस्ट्री काम करेगी नहीं ना। अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री आप इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा ना बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे आप कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है, वहाँ पे भी तो कोयल यूज़ हो रहा होगा ना। और यूएस की क्या है, हमेशा से जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस की हमेशा से एक आदत रही है, वो पहले एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो री एंट्री करेगा। जैसे प्रेसिडेंट जो बाइडन रीजॉइन द पेरिस एग्रीमेंट इन 2021 आफ्टर इट वाज अबेंडन्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्नलिंग रिन्यू यूएस कमिटमेंट टू द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। अब जब कभी भी यूएसए को दिखाना होता है कि भाई देखो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो इसको क्या कर लेते हैं, वापस यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो समरी में हमारे पास यहाँ पे क्या है, समरी में ये है कि भाई इसकी आदत है, मतलब जो बड़ा भाई उसकी आदत है एक बार घर से निकलने की, वापस घर में आने की। ठीक है। तो समरी में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, द यूएस हैज़ एग्जिटेड क्लाइमेट पैक्ट्स प्राइमरली ड्यू टू कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट। वो उसने कहा कि भाई इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी इकोनॉमी। परसीव्ड अनफेयरनेस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिविजन्स एंड skepticism about their effectiveness. However, its participation often depend on the administration in power and its commitment to balancing economic and environmental goal. तो वो हमेशा यूएसए, देखो सीधी सी बात है। अब इसमें क्या है कि हमारे जो इकोनॉमिक गोल्स हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या रहेगा, इकोनॉमी रहेगी। तो एक तरफ हमारे पास क्या है, हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। ठीक है। और एक तरफ हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है। हमें क्या करके चलना है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर हम दोनों को बैलेंस करेंगे तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 26 जनवरी में कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने द हिंदू के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो समझ में आई होंगी। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें, नोट्स बना लें, वो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है। कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम कैसे यूज़ करना है ये आप सबको अब मालूम हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।